और मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर तुम सीरियस हो और तुमने 10 टिप्स फॉलो की है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा ही। Hello guys, welcome to Physics Insight. First, let me introduce myself. I am Nitin. I have done my Masters in Physics from IIT Bombay, batch of 2020. जैसे कि आप सबको पता ही है कि जैम की नोटिफिकेशन आ चुकी है और एग्जाम की डेट 14 ऑफ फेब फाइनलाइज हो चुकी है। जानता हूँ आप में से कुछ को एग्जाम की डेट से भी दिक्कत होगी, मगर क्या कर सकते हैं, जो है वो है। वैसे तो IIT जैम एग्जाम काफी इजी होता है और अगर तुमने उसकी तैयारी की है ना, तो तुम उसको इजीली क्रैक कर दोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने प्रिपरेशन किस टाइप की है। एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस हाउ आई प्रिपेयर। सो आई विल टेल यू गाइस 10 टिप्स विच आई फॉलोड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप्स अगर मुझे काम आई है ना, तो तुम लोगों को भी पक्का आएंगी। अगर मैं कर सकता हूं ना, तो तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम काफी ईजी है। तो चलो शुरू करते हैं टिप्स का सिलसिला। टिप नंबर 1, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन रहते हैं, मगर डाउट ये आता है कि उस टॉपिक को हम कितना पढ़ें। हमें ये कैसे पता चले कि हम उस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ें? तो उसको जानने के लिए जो टॉपिक मेंशन है ना, उससे पहले वाला टॉपिक देखो और उसके बाद वाला टॉपिक देखो, और देखो कि जिसने सिलेबस सेट किया है वो तुमसे क्या चाह रहा है कि तुम क्या क्या पढ़ो और क्या नहीं पढ़ो। ठीक है, और इससे अगर तुमने ठीक से एनालाइज कर लिया ना, तो तुम्हारा आधा काम वहीं कट जाता है। क्योंकि देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने हैं, तुम्हें खाली सिलेबस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। 5 महीने में ये नहीं है भाई मैं सब कुछ पढ़ूंगा, डिटेल्स में पढ़ूंगा। हाँ, अगर तुम्हारा डिटेल्स में पढ़ने का मन हो तो जैम निकालो, उसके बाद पढ़ो, और पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि अगर ऐसी IIT जैम में चले जाओगे ना, तुम एग्जाम तो क्लियर कर जाओगे लेकिन वहां सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी सिर्फ तुम सिलेबस ओरिएंटेड हो जाओ। खाली जो सिलेबस से मेंशन है, जितना रिक्वायर है जैम के लिए, सिर्फ उतना पढ़ो। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ो। अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे, तुमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अभी तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए खाली सिलेबस पे फोकस रहो। क्योंकि सिलेबस ऐसे नहीं कि कम है, सिलेबस बहुत है। अगर तुम देखोगे, अगर तुम उसका देखोगे ना कि टॉपिक वाइज अगर तुम चलोगे, तो उसमें काफी सारा सिलेबस है वो भी, तो उसको कवर करने में तुम्हें काफी सारा टाइम लगेगा। अब ये नहीं है कि भाई कि हम चले हैं पढ़ने तो उसको पूरा ही डेप्थ में पढ़ेंगे। पूरा डेप्थ में मत पढ़ो, जितना रिक्वायर्ड है खाली उतना पढ़ो। ठीक है, तो ये थी टिप नंबर 1। क्योंकि इससे क्या है ना, तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक है, और तुम उसको रिवीजन में यूटिलाइज कर पाओगे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज कर पाओगे, तो वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। टिप नंबर 2, एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो एनालाइज करने से क्या होगा? देखो, एनालाइज करने से ये होगा कि तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आ रहा है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज तुम्हें पता चलेगी। तो ये तो हुआ एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट आते हैं, कितने टेक्निकल आते हैं, और ये चीजें जानना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले। टिप नंबर 3, प्रिपेयर ए शेड्यूल। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने हैं, और इन 5 महीनों में तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जैम के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ लोग तुम्हें से TIFR भी दे रहे होंगे, जेस्ट भी दे रहे होंगे, उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो तुम्हें अपना शेड्यूल अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पे इस चीज के लिए पढ़ूंगा। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये हो जाएगा, लेकिन पता है क्या होता है, जैसे अगर मान लो तुमने अभी लूज छोड़ दिया और लास्ट में फिर तुम्हारा TIFR और कॉलेज एग्जाम एक साथ होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि तुम्हारा कोई फैमिली फंक्शन आ रहा हो, तो वो भी तुम्हारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है तुम्हारे शेड्यूल में। तो उन सब चीजों को तुम्हें पहले ही सोचना पड़ेगा कि उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं होगा ये पढ़ने का, तो ये चीज मेरे को पहले करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने हैं, तो तुम अपने शेड्यूल को इस हिसाब से सेट करो कि 4 महीने में तुम प्रिपरेशन करोगे और 1 महीना रिविजन करोगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर तुमने रिवीजन नहीं की ना, तो तुम्हारे तो 4 महीने तुम पढ़ोगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें रिवाइज करना ही पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें कम से कम 1 महीना निकालना ही पड़ेगा। उस 1 महीने के रिवीजन में तुम रिवाइज भी करोगे और सैंपल पेपर्स भी लगाओगे। टिप नंबर 4, देखो अब तुमने शेड्यूल तो बना लिया, अपने शेड्यूल में तुम्हें यह भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट को मैं इस टाइम तक करूंगा। इससे क्या होगा कि तुम अपने लिए टाइम लिमिट सेट कर लोगे कि मुझे इस दिन तक तो ये करना ही है, किसी भी हालत में कुछ हो जाए, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे चांसेस कम हो रहे हैं। तो तुम फोकस रहोगे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम डेडलाइन सेट नहीं करोगे ना, तो तुम डिले करते रहोगे। डेडलाइन सेट करने का मेन पर्पस ही ये होता है कि तब तक तुम उस चीज को करो, और इससे तुम्हारी रेगुलरिटी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो हमेशा अपने लिए एक डेडलाइन सेट रखो कि इस डेट तक मुझे ये सब्जेक्ट फिनिश करना ही है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सजेशन और डालना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे कॉलेज में अभी रिसेंटली चल रहे हैं ना, पहले उन सब्जेक्ट्स को कवर अप करो। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारी कॉलेज की वाली टेंशन है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो टेंशन कम होगी ना, तो तुम जैम के ऊपर ज्यादा टाइम
और ज़्यादा फोकस लगा पाओगे। और हर सब्जेक्ट के जैसे तुम सब्जेक्ट को फिनिश करो ना, तो एक फिनिश करते ही जस्ट एग्जाम दो और एक हफ्ते बाद एग्जाम दो। खुद से ही सेल्फ टेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुम खुद को सेल्फ टेस्ट करोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। तुम्हें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के सैंपल पेपर्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या फिर तुम किसी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा, बिलीव मी। ये खाली पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो तुम्हें सेल्फ टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, तुम सब कुछ जल्दी जल्दी पढ़ोगे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत मेमोराइज भी करोगे फॉर्मूले वगैरह, ताकि तुम्हारा टाइम बचे, और वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। टिप नंबर 5, प्रिपेयर अ समरी नोटबुक। तो समरी नोटबुक वो नोटबुक होगी तुम्हारी जिसमें तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलेज लिखोगे। क्योंकि क्या है ना, जब तुम रिवीजन के टाइम पे आओगे ना, तो तुम पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो तुम अपनी समरी बुक इस हिसाब से बनाओ कि तुम लास्ट टाइम पे जब पढ़ो तो समरी नोटबुक से तुम्हें सब समझ में आ जाए। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कर लेना, ताकि उन क्वेश्चंस का क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े टेक्निकल होते हैं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अगर तुम लास्ट टाइम पे रिवीजन टाइम पे करोगे ना, तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि तुम्हारे उस टाइप के क्वेश्चन से तुम्हारे बेसिक्स तो हो ही जाएंगे, और साथ में थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये चीज बहुत काम आती है। टिप नंबर 6, मेड अ पार्टनर। ये वाली टिप जो है ना, ये जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम ये करना चाहते हो या नहीं। लेकिन अगर तुम ये करते हो ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम अपना शेड्यूल बनाओगे ना, वो अपने दोस्त के साथ बनाओ मिलके। जब तुम्हारा दोनों का शेड्यूल मैच करेगा ना, तो तुम एक दूसरे को हेल्प भी कर पाओगे, और तुम्हारा मन भी करेगा कि तुम उस डेडलाइन, जो तुमने डेडलाइन सेट की उस सब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग, वो तुम उसको कंप्लीट भी करने की तुम्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगी। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ये करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। लेकिन ये कि अगर करोगे तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ही है, क्योंकि तुम्हें देखो डिस्कस करने के लिए मिल रहा है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल रही है। तो यही सब चीजें हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। टिप नंबर 7, फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स। देखो, अब तुम्हारे पास प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4 ही महीने, 1 महीना रिवीजन के लिए सिर्फ 4 महीने हैं। तो इन 4 महीने में तुम्हें थ्योरी भी पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स भी करनी है। तो थ्योरी पे तुम ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है, करना, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ ज्यादा डीप में चले जाओ, ठीक है। तो थ्योरी के ऊपर कम फोकस करना, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा देना। मैं जैसे कि तुमने अगर एक कंसेप्ट पढ़ाना, तो कम से कम उस कंसेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चंस तो कम से कम लगाना ही लगाना। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा स्पीड टेस्ट होगा कि तुम कितनी जल्दी कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स सोल्व कर पाओगे। अगर तुम ज्यादा थ्योरी में घुसोगे ना, तो तुम न्यूमेरिकल के ऊपर भी उतनी ज्यादा थ्योरी लगाओगे। तो इसलिए थ्योरी पे कम ध्यान देना, कि एक बेसिक हो तुम्हारे पास थ्योरी, कि तुम किसी भी न्यूमेरिकल के ऊपर अटैक कर सको, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन दिया है लेकिन मैं थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचूंगा, नहीं। जितना रिक्वायर है खाली उतना। क्वेश्चन सिंपल है तो उसको सिंपल लो यार, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, क्यों ज्यादा सोचना है, ज्यादा थ्योरी इंक्लूड ही नहीं करनी है, ठीक है। तो थ्योरी पे कम फोकस रखो, न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा करो। अगर तुम न्यूमेरिकल करोगे ना, तुम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। टिप नंबर 8, ये थोड़ा सीरियस है, तो तुम्हें रेगुलर होना पड़ेगा इस एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है। तुम्हें दिन के कम से कम 3 से 5 घंटे तो तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 5 महीने हैं। तो अगर तुम अभी से 3 से 5 घंटे निकाल पाओगे ना, क्योंकि हो सकता है कि तुम किसी दिन कम निकाल पाओ, किसी दिन हो सकता है 5 से ज्यादा भी निकाल दो, तो ये तुम्हें देखना है, ठीक है। और रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम पढ़ रहे हो ना, तो साथ में रेस्ट भी जरूरी है। वीक में कम से कम 1 दिन रखना जिस दिन तुम रेस्ट लो। जैसे कि मैं 2 दिन का रेस्ट लेता था वीक में, 5 दिन पढ़ता था, 2 दिन का रेस्ट लेता था, ठीक है। तो रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक चीज और, अब जैसे तुम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो और इतने लंबे लंबे टाइम तक पढ़ने वाले हो, तो तुम किसी फिजिकल एक्टिविटी में तुम्हारा इन्वॉल्व होना जरूरी है, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे और तुम्हें स्ट्रेस भी कम हो। और दूसरी चीज, रेस्ट भी प्रॉपर लेना है। ये नहीं कि भाई पढ़ना ज्यादा है तो नींद कम कर दी, भाई नींद को कम मत करना, नींद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, नींद वैसे की वैसे रहनी चाहिए। अगर 8 घंटे सोते तो 8 घंटे ही सो, ज्यादा करना है तो 6 घंटे का दो, लेकिन 6 से कम मत जाना भाई, दिन के 6 घंटे तो सोना जरूरी है। टिप नंबर 9, एनालाइज योर वर्क। एनालाइज योर वर्क वंस इन अ वीक। मतलब कि जो तुमने पढ़ा उसको हर हफ्ते एनालाइज करो, कि तुमने कितना पढ़ा और ये तुम्हारे कितना काम का है, और तुम्हें क्या इंप्रूव करना है इसमें। देखो, तुम्हें हर हफ्ते ना अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम स्टार्टिंग में कुछ अलग वे से पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ये होता है कि स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे तो तुम्हें लगता है कि उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि रिजल्ट्स एकदम से नहीं दिखेंगे, उसमें दिखने में टाइम लगेगा।
लेकिन तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है तो थोड़ा उसको तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो तुम अपनी तरफ से। तो जो तुम पढ़ रहे हो ना उसको हफ्ते में एक बार एनालाइज जरूर कर लेना। टिप नंबर 10, अपना एक मेंटर बना लेना। मेंटर क्या होता है? मेंटर वो होता है जो तुम्हें गाइड कर सके। तो तुम्हारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम फ्रीली बात कर सको, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है ना वो बता सको, ताकि उस चीज का सॉल्यूशन हो। क्योंकि अगर तुम उन चीजों को अपने अंदर रखोगे ना, जैसे अगर तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और तुम उसको अपने तक ही रखोगे ना, तो मे भी तुम स्ट्रेस में आ जाओ। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो किसी ना किसी के साथ ये चीजें डिस्कस कर लेना, चाहे फिर वो तुम्हारा भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो। तो तुम्हें इनमें से किसी एक के भी साथ डिस्कस कर लेना है। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और तुम्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी मिलेगी। तो ये थी वो 10 टिप्स जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। ये 10 टिप्स मेरे बहुत काम आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 10 टिप्स तुम्हारे भी काम आएंगी। ठीक है, और मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर तुम सीरियस हो और तुमने 10 टिप्स फॉलो की है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा ही। बस तुम इन टिप्स को फॉलो करना और अच्छे से पढ़ना है। आई होप डेट यू लाइक दिस वीडियो। और अगर तुम्हें इस वीडियो से मोटिवेशन मिली हो या लगा हो हाँ भाई इस बंदे ने कुछ सही बोला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।